हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द नाउ सिस्टम। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था एमसीक्यूज क्वेश्चंस है एंड उसके साथ साथ में हमने शॉर्ट नोट्स देखे थे। अब शॉर्ट नोट्स के अंदर हमने देखा था जैसे मेनिंजिस, उसके बाद में सेकेंड वन हमने देखा क्रेनियल नाउ, थर्ड वन हमने देखा था ऑटोनोमस नाउ सिस्टम एंड लास्ट वन था स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब उसके बाद में आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एटलीस्ट इतना कंटेंट डालना है उसके अंदर कि कंटेंट डालना है, सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर कैलकुलेटेड वे के अंदर देखेंगे कि टाइमिंग शेड्यूल है हमारा सही रहे, कैलकुलेट करके रखें। जैसे टाइम कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, एक जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके अंदर हमें सारे कंटेंट भी डालने हैं तो लगभग हमें 20 से 25 मिनट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस एक क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, उसको कंप्लीटली हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें है एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ द नर्व सिस्टम एंड राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ द नर्व, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर एंड दी न्यूरोग्लियल। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, सबसे पहले तो हमें पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सेकेंड ये आता है टाइप्स ऑफ द नर्व्स हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। नेक्स्ट वन आता है एक्शन पोटेंशियल, जो न्यूरॉन है वहाँ पर इम्पल्सेस हैं वो कैसे अफेक्ट करती हैं, कैसे कंडक्शंस होता है। एंड आगे का नेक्स्ट वन क्वेश्चन है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर, कैसे ये रिस्पॉन्ड लेके जाता है। एंड लास्ट वन आता है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये टोटल क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसी सारे कंटेंट को हम यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट में हमें ये सारा का सारा कंटेंट डालना है, सारे के सारे कंटेंट डालने हैं। तो कैलकुलेट करके रखना है टाइमिंग को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स में हम देखते हैं कि नर्व सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन आता है सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड सेकेंड वन आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड है, इनको इंक्लूड किया गया है। वहीं पे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंसरी डिवीजन एंड द मोटर डिवीजन। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंसरी डिवीजन एंड द मोटर डिवीजन। उसके बाद में हम देखते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जैसे सेंसरी डिवीजन है उसको फर्दर पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है और मोटर डिवीजन है उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। सेंसरी डिवीजन का मतलब क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की स्टिमुलाई हो रही है, जैसे ये स्टिमुलाई हो रही है इसका परसेप्शन फील होना और इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना, इसको अपन बोलते हैं सेंसरी डिवीजन। तो सेंसरी डिवीजन है इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड सेकेंड वन आता है इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो अपने 5 सेंसरी ऑर्गन है उसके थ्रू हम परसीव कर रहे हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन के अंदर जैसे आईज है, आई रिलेटेड टू द साइट, देन ईयर रिलेटेड टू द हियरिंग, स्मेल नोज, देन टेस्ट टंग एंड द टच स्किन से रिलेटेड है वो टच है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन है और ये है इसकी इम्पल्सेस, ये है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस है, ये है इम्पल्सेस। तो ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है जिसकी वजह से अपने बाहर से किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको हम परसीव कर सकते हैं। सेकेंड वन आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर आता है फर्स्ट वन आता है कीमो रिसेप्टर, जो हमने पहले भी पढ़ा था जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। कीमो रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये रिसेप्टर दैट मीन्स रिसीव करना, रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना। अब ये किसको रिसीव करते हैं, इनका काम होता है किसी भी तरह, अब ये इनका रिसेप्टर का काम होता है स्टिमुलाई को परसीव करना, रिसीव करना। तो जो कीमो रिसेप्टर है किसकी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, इसके साथ ब्लड के अंदर भी आर्टरी के अंदर आर्ट्रियल ऑक्सीजन लेवल,
कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड दी ब्लड पीएच। अब ये आर्टरियल को ही क्यों परसीव कर रहे हैं, आर्टरी के अंदर ही इनको परसीव क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि जैसे आर्च ऑफ आउटा के अंदर, जैसे अपना हार्ट है, हार्ट के अंदर जैसे लेफ्ट साइड से क्या रिलीज होता है, लेफ्ट साइड से रिलीज होता है आउटा, और आउटा जाएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है कैरोटिड बॉडी। अब ये जो कैरोटिड बॉडी होती है, ये जो कैरोटिड बॉडी यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी के अंदर कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है, आर्च ऑफ आउटा के अंदर भी होती है कैरोटिड बॉडी, इसमें भी होती है, और इसके साथ साथ में ही ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लोगेटा के अंदर भी यहाँ पर कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो ये जो आउटा है ये क्या है, यहाँ पर लार्जेस्ट आर्टरी है, ये आर्टरी है, तो ये क्या काम करेगा, यहाँ से इस ब्लड के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उस ब्लड का पीएच कितना है उसको परसीव करेगा। दैट मीन्स तभी हम इसको बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर से जो भी स्टिमुलाई हमारे बॉडी परसीव करता है, और इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब अपनी बॉडी के अंदर ही, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल रिसेप्टर, जो अपनी बॉडी के अंदर की जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको परसीव कर रहा है। सेकेंड वन आता है बैरो रिसेप्टर। ये बैरो रिसेप्टर भी यहीं पे प्रेजेंट होता है आर्च ऑफ आउटा एंड कैरोटिड बॉडी के अंदर, और ये भी आर्ट्रियल से ही, ये जो इस आर्ट्रियल के अंदर ही, आर्टरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो इसका ये इसको किस तरह के प्रिसेप्शन को फील करता है, रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी कंडीशंस में या तो हाइपरटेंशन है, या तो हाइपरटेंशन है या फिर हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन, या तो ब्लड प्रेशर कम है या फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इन दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर जो बैरो रिसेप्टर है परसेप्शन को परसीव करेगा। एंड थर्ड वन आता है ओस्मो रिसेप्टर। अब ओस्मो रिसेप्टर है अपने ब्लड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कितना है, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं उनको परसीव करता है। अपनी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम हो ज़्यादा हो गया है, तो उसको परसीव कौन करेगा, यहाँ पर ओस्मो रिसेप्टर्स। इसके बाद ये तो हमने देखा है सिर्फ एक्सटर्नल रिसेप्टर के अंदर, देन हम उसके बाद सेंसरी डिवीजन, अब हम सेकेंडरी हम देखते हैं मोटर डिवीजन। अब देखो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का काम क्या होता है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड के अलावा अपनी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स आती हैं वो सारी आती हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर, और सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड दी स्पाइनल कोड। तो अब हम देखते हैं मोटर डिवीजन। अब मोटर डिवीजन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन आता है सोमेटिक डिवीजन एंड सेकंड वन आता है ऑटोनोमिक डिवीजन। जो सोमेटिक डिवीजन है इसको अपन बोलते हैं वॉलेंट्री एक्टिविटी। वॉलेंट्री एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो हमारा ब्रेन कमांड्स करेगा हम कर सकते हैं, जैसे मुझे मेरे हाथ को ऊपर और नीचे करना है, ये आता है वॉलेंट्री एक्टिविटी के अंदर। तो इसको कौन, ये आता है सोमेटिक एक्टिविटी या फिर वॉलेंट्री एक्टिविटी, जो स्पेसिफिकली कहाँ पर होते हैं सोमेटिक एक्टिविटी, स्केलेटल मसल्स के अंदर। जैसे मुझे यहाँ से वहाँ तक चल के जाना है तो किसके अंदर आएगी, ये स्केलेटल मसल्स। दैट मीन्स वॉलेंट्री एक्टिविटी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं जाना तो मैं यहाँ खड़ी हूँ, दैट मीन्स इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड वन आती है ऑटोनोमिक एक्टिविटी या फिर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोनोमिक ही अपनी बॉडी के अंदर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है वो उसको रेगुलेट करता है। तो ऑटोनोमिक एक्टिविटी के अंदर आता है कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड दी ग्लैंड। कार्डियक मसल्स है जो यहाँ पर किससे किससे फॉर्म्ड होती है कार्डियक मसल्स, जिसमें आता है स्टेटेड एंड दी इनवॉलेंट्री। स्टेटेड को हम बोलते हैं एज लाइक दी स्केलेटल मसल्स, यानी स्केलेटल मसल्स हैं उसके अंदर जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं वैसे ही यहाँ पर स्टेटेड मसल्स में, कार्डियक मसल्स में होती हैं। लेकिन ये दोनों ही मसल्स आपस में मिलके इनवॉलेंट्री मसल्स एंड स्टेटेड मसल्स एक स्पेसिफिक मसल्स को फॉर्म करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं
कार्डियक मसल्स। तो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है क्योंकि यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, और स्टेटेड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, दैट मीन्स ये कंडक्शंस को अफेक्ट करता है क्योंकि अपने हार्ट है उसके अंदर भी कंडक्शन हो रहा है, और कंडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है। तो यहाँ पर स्टेटेड मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, और इसके साथ साथ में इनवॉलेंट्री मसल्स हैं कार्डियक मसल्स में। सेकेंड वन आता है स्मूथ मसल्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स के अंदर, सेकेंडरी प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रैक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन आती है जीआई ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती है, इवन रीनल सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होती है। रीनल सिस्टम के अंदर जो ब्लेडर है उसके अंदर स्पिंक्टर है, जो मैं आगे बताऊंगी आपको, वहाँ पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट वन आता है ग्लैंड्स, जो अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये सारी की सारी ग्लैंड है, ये भी किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के। फिर अब ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को भी आगे जाके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन आता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड सेकेंड वन आता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ये अपनी बॉडी के अंदर किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर एक्टिवेट होता है, जिसमें अपनी बॉडी की हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक रिदम है या फिर कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन कहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स और कोरोनरी आर्टरी, यहाँ के ब्लड वेसल्स तो डायलेट होंगी, और इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड है वो जहाँ पर ज़्यादा एक्टिवली मसल्स है वहाँ पर सप्लाई हो। अब ज़्यादा एक्टिवली मसल्स कौन सी होगी, अगर यहाँ पर हार्ट रेट बढ़ी हुई है, कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ी हुई है, दैट मीन्स जो कार्डियक मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव है। सेकेंडरी क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर अपनी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो भी ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। तो जो स्केलेटल मसल्स और जो कोरोनरी स्केलेटल मसल्स ब्लड वेसल्स और जो कोरोनरी आर्टरी है वो तो डायलेट हो जाएंगी, इसके अलावा अपनी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। सेम कंडीशन इसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होगा। तो अभी हम इनको ही देखते हैं। ये तो हो गया अपना कंपोनेंट्स ऑफ द नर्व सिस्टम, हमने स्टार्टिंग के अंदर इसको किया है। लेकिन अब इसके साथ साथ में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैसे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है, इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैसे हम करेंगे, जैसे ब्रेन है, ब्रेन को हमने अलग अलग पार्ट में कर दिया। ब्रेन को हम अगर पार्ट्स में मेंशन कर दे तो हमने ब्रेन को, फर्स्ट वन आता है सेरिबेलम, सेरिब्रम, जो क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब इसके भी दो पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। cerebral cortex and the cerebral medulla. cerebral medulla part. ओके, देन उसके बाद में सेकेंड पार्ट आता है अपना, आता है डायेनसेफलन। डायेनसेफलन, अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट आएंगे। सबसे पहले थैलेमस, सेकेंड वन हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और एंडोक्राइन का भी यहीं पे पार्ट प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है पीनियल बॉडी एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड।
नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इसका थर्ड वन पार्ट आता है, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, मतलब एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है मिड ब्रेन, सेकेंड वन आता है पोन्स, एंड थर्ड वन आता है यहाँ पर मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा। एंड फोर्थ वन पार्ट आता है ब्रेन का, उसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम, जिसको अपन अब क्या बोल सकते हैं, लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। ये तो अपना आ गया ब्रेन का पार्ट। देन हम अगर स्पाइनल कोड देखें, स्पाइनल कोड देखें तो स्पाइनल कोड को हम किसके अंदर देते हैं, एक वर्टिबल कॉलम के अंदर। वर्टिबल कॉलम के अंदर हम स्पाइनल कोड को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सर्वाइकल कॉलम, जिसमें आता है नंबर ऑफ दी वर्टिब्रा 7 रहेंगी। सेकेंड वन आता है थोरेसिक, थोरेसिक जिसमें T12, नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी रहेंगी, 12। एंड थर्ड वन आता है यहाँ पर लंबर, लंबर रीजन, जिसके अंदर L5। फिर सैक्रल एंड दी कोक्स। अब सैक्रल है यहाँ पर 5 बोन्स है, उससे फ्यूज होती है। सैक्रल 5 बोन से फ्यूज होकर एक बनती है। लास्ट में आता है कोक्स, कोक्स पार्ट है। तो ये आता है अपना स्पाइनल कोड के अंदर। तो अब हम देखते हैं आगे। देन सेकेंड पार्ट आता है इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पार्ट है टाइप ऑफ दी नर्व्स या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन है वो कितने टाइप का होते हैं, और तो हमने जैसे पहले वाले जो वीडियो था उसमें भी देखा था कि न्यूरॉन को हमने 3, जो यहाँ पर न्यूरॉन है या फिर नर्व्स, उसको हमने 3 टाइप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन आती है सेंसरी न्यूरॉन। वो न्यूरॉन्स जो अपने ऑर्गन से इसके इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको परसीव किया और उसको लेके ब्रेन तक लेके जा रही है, वो न्यूरॉन आती है सेंसरी न्यूरॉन। या फिर हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी के ऑर्गन से जो मैसेज को लेके जाता है टुवर्ड्स दी ब्रेन, उसको अपने बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेकेंड आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वो जो ब्रेन के अंदर से जो रिस्पॉन्ड है उसको लेके आती है टुवर्ड्स दी ऑर्गन। ब्रेन क्या करे, जैसे किसी भी तरह की स्टिमुलाई ब्रेन के पास में पहुंची, अब ब्रेन के पास में पहुंचने के बाद में ब्रेन ने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन करेगा। तो वहां से उसने क्या किया, वापस से रिस्पॉन्ड दिया। अब वो उस रिस्पॉन्ड को लेके जाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन्स का है। वो वहां से रिस्पॉन्ड लेके आएगा टुवर्ड्स दी ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन के पास में। नेक्स्ट वन आता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन मैन फंक्शन इज दैट कनेक्ट ए सेंसरी न्यूरॉन एंड दी मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। और वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, साइनेप्सिस के थ्रू, क्योंकि 2 न्यूरॉन्स हैं वो आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं रहते हैं। ये दोनों ही न्यूरॉन आपस में साइनेप्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ड्रेन करेगा, वहीं पर जो मोटर न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइट्स है उस न्यूरोट्रांसमीटर को परसीव करके उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएंगे। देन एंड नर्व्स कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन को कलेक्टेड इनटू दी बंडल। अब नर्व्स क्या होती है, जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर, जैसे हमने देखा था न्यूरॉन्स के अंदर एक्सोन्स है, एक्सोन के अंदर नर्व फाइबर्स होता है। तो ये जो नर्व फाइबर्स है, नंबर ऑफ दी नर्व फाइबर्स एक साथ में कलेक्ट होके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करें, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करें, उसको अपन बोलते हैं नर्व्स। जैसे नंबर ऑफ दी सेंसरी नर्व बंडल, ठीक है, नंबर ऑफ दी जो नर्व फाइबर्स है जो किस तरह का है, सेंसरी नर्व फाइबर्स है, वो एक साथ में फॉर्म होके सेंसरी नर्व को फॉर्म करेंगी। वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ दी नर्व फाइबर्स कलेक्ट होके मोटर न्यूरॉन को या फिर रेस्पॉन्ड को लेके जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोटर नर्व्स। द नर्व कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ दी न्यूरॉन को
collected into a bundle of the nerve fibers in the central nerve system is called the tract. अब ये जो bundle of the nerve fibers हैं, bundle of the nerve fibers हैं, ये central nerve system के अंदर हम इसको बोलते हैं tract, जिसको हम आगे देखेंगे pyramidal tract and the extrapyramidal tract, जिसके थ्रू जो रेस्पॉन्ड है या फिर हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड है ब्रेन से ऑर्गन से ब्रेन के पास में और ब्रेन से वापस ऑर्गन के पास में आ रहा है, वो एक ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहा है। इसको अपने बोलते हैं इसके अंदर नर्व सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ट्रैक्ट जो है पिरामिडल ट्रैक्ट एंड दी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जो न्यूरॉन है, जो नर्व्स है, वो कैसे कैसे फॉर्म्ड होती हैं, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट होता है। देन हम दे बंडल हैज 3 प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो बंडल होता है उसके अंदर 3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं एक्सोन, हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर देखा था एक्सोन, जैसे ये वाला है एक्सोन। अब जो एक्सोन को कवर कर रही, क्या हमने देखा था पहले वहां पर क्या प्रेजेंट थी, माइलिन शीथ प्रेजेंट थी। एक्सोन को कवर करी थी वो माइलिन शीथ प्रेजेंट थी। लेकिन एक्सोलीमा भी हमने पढ़ा था, एक्सोलीमा यानी कवरिंग लेयर ऑफ द एक्सोन। तो जो कवरिंग लेयर ऑफ द एक्सोन है उसको अपन बोलते हैं एंडोन्यूरियम। जो एक्सोन है उसको कवरिंग करने वाली प्रोटेक्टिव लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। अब ये यहाँ पर एक न्यूरॉन था या फिर हम बोल सकते हैं एक एक्सोन था। अब ये एक एक्सोन आगे जाके नंबर ऑफ द एक्सोन्स है एक साथ में एक बंडल को फ्रेम कर लेंगे, इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ द नर्व फाइबर्स टू फॉर्म ए बंडल ऑफ द नर्व फाइबर्स। नंबर ऑफ द नर्व फाइबर्स, यहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं, आपस में नंबर ऑफ द बहुत सारे नर्व फाइबर्स एक साथ में फॉर्म करके एक बंडल को फॉर्म करेंगे। अब इस बंडल की आउटर कवरिंग लेयर है, ये बंडल की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको अपन बोलते हैं पेरिन्यूरियम। जैसे स्टार्टिंग के अंदर तो हमने देखा था ये एक एक्सोन है, तो एक्सोन की कवरिंग लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पर एंडोन्यूरियम। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि एक बंडल के अंदर नंबर ऑफ द न्यूरो या फिर नर्व फाइबर्स होंगे, नंबर ऑफ दी नर्व फाइबर्स होंगे और इसकी कवरिंग लेयर को अपन बोलते हैं पेरिन्यूरियम। अब ये जो यहाँ पे पेरिन्यूरियम ये एक बंडल बन गया, लेकिन एक नर्व के अंदर नंबर ऑफ दी बंडल ऑफ दी नर्व्स, नंबर ऑफ दी बंडल ऑफ दी न्यूरॉन। अब यहाँ पर क्या, जैसे एक बंडल बना था, अब ये बहुत सारे बंडल एक साथ में आएंगे और वो उसके चारों तरफ एक लेयर फेम होगी, उसको अपन बोलते हैं एपिन्यूरियम। और ये सारे फॉर्म होने के बाद में एक नर्व्स को फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट वन आता है सेंसरी और अफरेंट नर्व्स। जो सेंसरी और अफरेंट नर्व्स है वो क्या है, न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द ब्रेन आर कॉल्ड द सेंसरी और अफेक्टर या फिर असेंडिंग न्यूरॉन या फिर नर्व्स। जो वो न्यूरॉन या फिर नर्व्स जो ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास में जाती है उसको अपन बोलेंगे, या तो हम बोल सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन, अफेक्टर न्यूरॉन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको असेंडिंग न्यूरॉन। तीनों ही एक ही है। जो एक सेंसरी, इसका काम होता है मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम। The sensory nerve carry information from the body to the spinal cord and then into the brain। जैसे किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये स्टिमुलाई है, अब ये स्टिमुलाई है मुझे परसीव हुई, अब इसकी इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर वो ब्रेन के पास में जाएंगे। देयर आर 2 main sources of the sensation transmit to the brain via the spinal cord। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जो देर आर 2 मेन सोर्सेस होते हैं, 2 मेन सोर्सेस होते हैं सेंसेशन का, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है सोमेटिक और क्यूटेनियस रिसेप्टर, सेकेंड वन आता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये क्या होता है, इंटरनल रिसेप्टर हैं दोनों ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आता है स्पेशल सेंसरी। अब इसके अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो सोमेटिक क्यूटेनियस रिसेप्टर है ये स्किन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको परसीव करेंगे। देन सेकेंड हो रहा था प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं ये अपनी बॉडी के अंदर जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वहां से ये जॉइंट्स लिगामेंट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उस वहां की इंफॉर्मेशंस को परसीव करते हैं। एंड थर्ड वन आता है अपने यहाँ पे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन। तो हम यहाँ पर इसको एक ही पार्ट के अंदर करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे अपनी बॉडी के स्किन के अंदर ही रहते हैं। सेकेंड वन आता है यहाँ पर स्पेशल सेंसरी रिलेटेड टू दी
आई से रिलेटेड है, जो हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर जो एक्सटीरियस मसल्स प्रेजेंट आई मसल्स प्रेजेंट होती हैं, टाइप ऑफ दी 6, वो इसको परसीव करती हैं। इसके साथ साथ में ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होती हैं टंग के अंदर, जिससे यहाँ पर ये रिलेटेड टू टेस्ट बर्ड है, इसको भी लेके जाती है, एंड स्मेल को भी लेके जाती है। यहाँ ऑल्फैक्टरी नर्व है, वो लेके जाती है। टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं टंग पे, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, वो इसकी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाती हैं कि हम जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड का हमें टेस्ट कैसे पता चल रहा है, बिटर टेस्ट है, सोर टेस्ट है, या फिर स्वीट टेस्ट है, उसका यहाँ पे टंग्स पे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो मैं आपको जीआई ट्रैक्ट के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है टंग की, उसमें बताऊंगी। देन हियरिंग से रिलेटेड परसेप्शन एंड दी क्यूटेनियस सोमेटिक क्यूटेनियस रिसेप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो लेके जाते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर दो ही आता, सोमेटिक क्यूटेनियस रिसेप्टर एंड दी प्रोप्रियोसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन है, वो इससे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूटेनियस रिसेप्टर्स। जो क्यूटेनियस अभी हमने देखा क्यूटेनियस रिसेप्टर प्रोप्रियोसेप्टर्स है, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो जिसके अंदर स्किन के अंदर दे सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन कॉल्ड द क्यूटेनियस रिसेप्टर, जो स्किन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर क्यूटेनियस रिसेप्टर। ओरिजिनेट फ्रॉम, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, स्किन से ओरिजिनेट होती हैं। दे आर स्टिमुलेटेड बाय द पेन, टच एंड द टेम्परेचर। अब जो क्यूटेनियस रिसेप्टर है वो किस तरह की स्टिमुलेशन को परसीव करते हैं, किस तरह की स्टिमुलेशन को परसीव करते हैं, पेन, टच एंड द टेम्परेचर, पेन, टच एंड द टेम्परेचर, इससे रिलेटेड है वो परसेप्शन को परसीव करते हैं। The nerve impulses generated are conducted by 3 neurons to the sensory area in the opposite hemisphere of the cerebrum where the sensation and its location are perceived। उसके बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन के पास में जाएगी, और ब्रेन के पास में भी कहाँ पे जाएगी, सेरिब्रम के अंदर जाएगी, जहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको परसीव किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को परसीव किया जाता है। जैसे अगर अब ये पेन रिसेप्टर है तो यहाँ पे परसीव कर लिया, क्यूटेनियस रिसेप्टर ने परसीव कर लिया, इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाएगी, ब्रेन के पास में भी कहाँ, सेरिब्रम में जाएगी। अब सेरिब्रम यहाँ पर परसीव कर लिया और सेरिब्रम बताएगा कि ये पेन रिसेप्टर्स है, सेरिब्रम इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है कि पेन रिसेप्टर है, इसने परसीव कर लिया। सेकेंड वन आता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, दी टेंडन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडन्स, मसल्स एंड दी जॉइंट के अंदर। जो क्या करें, प्रोप्रियोसेप्टर्स आर ओरिजिनेट इन दी मसल्स एंड दी जॉइंट, मसल्स एंड जॉइंट के अंदर होता है, एंड टू कंट्रीब्यूट टू दी मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड दी पोस्चर। अब इसका मेन काम क्या होता है, जो बैलेंस एंड पोस्चर है उसको मेंटेन करने में ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दे आर स्टिमुलेटेड बाय द स्ट्रेच, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी तरह का, जैसे ये भी नॉर्मल है। अब अगर इसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ तो यहाँ पर जो बीच के अंदर मिडिल पार्ट के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, और ये कहाँ पे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेगी, अब यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, वो कौन सा है यहाँ पर, प्रोप्रियोसेप्टर्स है, वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन के पास में कि हम किस लेवल तक, यहाँ पर किस लेवल तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं तो ब्रेन कमांड्स करेगी, देन हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। नेक्स्ट वन आता है मोटर और इफरेंट नर्व्स। अफरेंट नर्व्स जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और जिसको अपन असेंडिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं, और इफरेंट नर्व जो वहाँ से रेस्पॉन्ड को, ब्रेन से रेस्पॉन्ड को लेके आता है टुवर्ड्स द ऑर्गन। मोटर नर्व ओरिजिनेट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनोमिक गैंग्लियास। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑटोनोमिक गैंग्लियास के अंदर होती हैं। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन। ये क्या करेगा, इम्पल्सेस है किसी भी तरह का। अब ये इम्पल्सेस दैट मीन्स रेस्पॉन्ड आता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है उसको लेके आने का काम किसका होता है, रेस्पॉन्ड को लेके आने का काम होता है मोटर न्यूरॉन का, वो वहाँ पर लेके आएगा, कहाँ पर, मसल्स एंड ग्लैंड्स तक उसके रिस्पॉन्स को लेके आएगा। अब मोटर नर्व्स है, इसको हमने वापस देखा था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सोमेटिक या फिर इसको अपन बोलते हैं वॉलेंट्री, ऑटोनोमिक जो है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री एंड दी वॉलेंट्री।
देन इन्वॉल्व इन द स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। अब जो सोमेटिक नर्व है इसका काम क्या होता है, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है। वहीं पे ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है दिस, अब ये इसके दो पार्ट होंगे, पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन एंड दी सिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन। ये किस पे एक्ट करते हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड दी ग्लैंड्स, जो हमने पहले देखा ग्लैंडुलर सिक्रेशंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है एक्शन पोटेंशियल, यानी जो न्यूरॉन है एक किस वे के अंदर फंक्शन करता है। जैसे एक न्यूरॉन है, उसने इम्पल्सेस कैसे परसीव किए, अब उसने इम्पल्सेस परसीव कर ली, डेंड्राइट्स ने परसीव की, फिर वो सेल बॉडी के पास में लेके जाएगा, वहां से उस इंफॉर्मेशन को किस वे के अंदर आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है उसको अपने बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इज अ न्यूरॉन is a rapid changes in the voltage of the cell membrane. This event is responsible for the transmission of impulses along nerve fibers and communication between neurons. अब एक्शन पोटेंशियल का काम क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे एक स्पेसिफिकली डायग्राम बना दीजिए छोटा सा। जैसे ये है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इसने क्या किया, परसीव कर दिया इम्पल्सेस को, इम्पल्सेस को परसीव किया। वापस फ्रेम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये हमने यहाँ पर फ्रेम कर लिया, देन इसके बाद में ये आगे जाके फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। और ये जो टर्मिनल बटन्स है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर वसाइकल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर केमिकल प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं केमिकल को हम यहाँ पर बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो किसी भी तरह की स्टिमुलाई परसीव करने का काम किसका है, डेंड्राइट्स का। स्टिमुलाई को परसीव किया किसने, डेंड्राइट्स ने परसीव किया। अब यहाँ पर बीच के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके सराउंडिंग के अंदर यहाँ पर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जो हमने पहले भी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर देखा है। तो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ से जो स्टिमुलेशन है वो परसीव किया और ये न्यूक्लियस साइड में आएगा। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जो भी स्टिमुलाई आती है उसको डायरेक्शन देना। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स दी एक्सोन, एक्सोन होगा। अब एक्सोन के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होती है और वो माइलिन शीथ होती है जो एक सीरीज ऑफ द स्वान सेल से फॉर्म्ड होती है। जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये स्वान सेल्स की एक सीरीज है, इससे जैसे हमने ऑनियंस की सील देखती है, एनियन की सील देखती है, वैसे एक सील होती है उनकी, ये यहाँ पे सीरीज ऑफ द स्वान सेल से फॉर्म्ड होती है। यहाँ पर स्वान सेल से प्रेजेंट है और इसके बाद में कुछ ऐसा टेपर्ड एरिया है जो एक्सपोज एरिया है, जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, न्यूरॉन को एक्सपोज कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ द रेनिवियर। नोड ऑफ रेनिवियर। अब नोड ऑफ रेनिवियर वो वाला पार्ट है जहां पर कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि माइलिन शीथ होती है वो क्या होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कंडक्शन नहीं होता है। तो अब ये जो स्टिमुलाई है आगे जाएगी कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है सेमी परमिबल लेयर के। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये हमने मेंशन कर दिया, ये वाला पार्ट हम इसको देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन बोले इंट्रा सेलुलर स्पेस, ICF।
अपर वाला पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर और जो बाहर वाला पार्ट है इंट्रा सेलुलर स्पेस, और ये वाले जो है इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो जब जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव आयन, और अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव आयन, ये अंदर की साइड में प्रेजेंट है नेगेटिव आयन। अब जब रेस्टिंग फेज में होती है तो यहाँ पर यही रहती है, रेस्टिंग फेज के अंदर, रेस्टिंग फेज को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, रेस्टिंग फेज को अपने बोलेंगे पोलराइजेशन, यानी पोलराइज है वो रेस्टिंग में है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है, पोलराइज है। उसके बाद में किसी भी तरह की, यहां तक तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर पॉजिटिव आयन है, इंटरनल सेलुलर स्पेस है उसके अंदर नेगेटिव आयन है। कब? जब यहाँ पर किसी तरह की स्टिमुलाई नहीं पहुंची है, एक्सोन के पास में, ये वाला जो एक्सोन है उसके पास में किसी तरह की स्टिमुलाई नहीं पहुंची है, उस टाइम तक क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जहां पे एक्सोन की जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक्सोन की मेम्ब्रेन को अपन बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, तो वहीं से आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर जब तक किसी तरह की स्टिमुलाई नहीं पहुंची है तब तक वो रिलैक्स है वहां पर, जिसमें हम देखते हैं पॉजिटिव आयन बाहर की साइड में रहेंगे, नेगेटिव आयन अंदर की साइड में रहेंगे। अब किसी भी तरह की स्टिमुलाई पहुंची, अगर किसी भी तरह की स्टिमुलाई पहुंची है उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल है वो रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब वो क्या करेंगे, स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग ही, जो ही स्टिमुलेशन प्रिसीव हुआ उस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और जो ही सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, अब यहाँ पे आयन क्या होता है, दोनों साइड में अपोजिट आयन होते हैं। अब ये दोनों साइड के अपोजिट आयन ये टेंडेंसी रखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब तक नहीं करेंगे जब तक सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होता है। अब उस टाइम पे जो ही सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होगा उस टाइम पर ये आयन क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो वहां से क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो अंदर इनफ्लक्स हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, किसको क्रॉस करके, सेमी परमिबल लेयर। अब सेमी परमिबल लेयर कौन सी होती है, ये जो मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं सेमी परमिबल लेयर, और वहां किसके थ्रू आ रहे हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल है उसके थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर की साइड में आ जाएगा पॉजिटिव आयन। अगर पॉजिटिव आयन अंदर आ गया है उसके बेस पे ही यहाँ पर एक नेगेटिव आयन है वो बाहर की साइड में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों एक साथ में जा रहे हैं, दोनों एक साथ में नहीं जाएंगे। पहले पॉजिटिव आयन अंदर की साइड में आएंगे और अंदर की साइड में आने के बाद में यहाँ से जो नेगेटिव आयन है वो बाहर की साइड में जाएंगे। जो ही पॉजिटिव आयन अंदर की साइड में आए, अब ये क्या करेंगे, बाहर की साइड में चले गए नेगेटिव आयन, और इसको अपने बोलते हैं डीपोलराइजेशन। लेकिन डीपोलराइजेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक नेगेटिव आयन बाहर की साइड में नहीं जाएंगे। बाहर की साइड में मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो नेगेटिव आयन वापस नहीं जाएंगे तब तक ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। पहले सोडियम इनफ्लक्स होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, वहां से उसके बाद में ही जो नेगेटिव आयन है वो बाहर की साइड में जाएगा वापस, और इस यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रिक्शन। और कॉन्ट्रिक्शन होने के बाद में कुछ टाइम तक वहां पर एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जो अंदर गए हैं वो अंदर जाके मैकेनिकल फोर्स को फॉर्म करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग। जैसे ये वाला है जहां पर नेगेटिव आयन बाहर की साइड में है, पॉजिटिव आयन अंदर की साइड में रहेंगे एक स्मॉल टाइम के लिए, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन अंदर गए थे अब वहां पर वो मैकेनिकल एनर्जी को फॉर्म कर रहे हैं।
मैकेनिकल एनर्जी फॉर्मेशन। अब उसके बाद में वहां से क्या होगा, वापस वो अपनी प्रीवियस स्टेज के अंदर आएंगे, क्योंकि एवरी कॉन्ट्रेक्शन के बाद में रिलैक्सेशन होता है, रेस्टिंग फेज आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है कॉन्ट्रेक्शन के अंदर। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब डीपोलराइजेशन होता है एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और वापस रीपोलराइजेशन होता है तो एनर्जी का रिफॉर्मेशन होता है। अब जो ही वहां पर जैसे नेगेटिव आयन बाहर की साइड में थे, पॉजिटिव आयन अंदर की साइड में थे, इनका काम था, जो अंदर जाने के बाद में इनका एक स्पेसिफिक काम होता है, उन्होंने वो अपना काम किया। काम क्या था, मैकेनिकल एनर्जी को फॉर्म करना। अब जो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म होगी, उसके बाद में क्या होता है, जो नेगेटिव आयन थे अंदर की साइड में, वो वापस बाहर की साइड में आ जाएंगे, आउटफ्लक्स हो जाएंगे। सॉरी, जो बाहर की साइड में नेगेटिव आयन थे वो वापस इनफ्लक्स हो जाएंगे, अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में वापस आ जाएंगे। और वहीं पे जो पॉजिटिव आयन थे वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेज में चल जाएंगे। और प्रीवियस स्टेज क्या थी, पॉजिटिव आयन थे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर थे, और इसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। अब देखो, इसको अपन बोलेंगे रीपोलराइजेशन, इसी को अपन बोलते हैं यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल। तो जब भी यहाँ पर कंडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, तो यहाँ पर कंडक्शन होगा तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, यहाँ पे कंडक्शन होगा, फोर्सफुली कंडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ जो इंपल्सेस थी वो स्पीड से कहाँ पे जाएंगी, नेक्स्ट नोड ऑफ रनवेयर तक पहुंच जाएंगी। और उस क्योंकि रीजन क्या होता है कि जो यहाँ पर जो एक सीरीज ऑफ द स्वान सेल है, इनका काम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यहाँ पे कंडक्शन नहीं होता है, और उस कंडीशंस के अंदर इसका काम क्या होता है, रेस्टिंग फेज को क्रिएट करना, दैट मीन्स यहाँ पर एक रेस्ट को क्रिएट करना, जिसकी वजह से रिस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी, दैट मीन्स जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है उसको वो वापस से रिस्टोर कर सकती है। तो यहाँ से ये नेक्स्ट नोड ऑफ रनवेयर तक आ गया, ये इस एक कंप्लीटली साइकिल के अंदर। उसके बाद में यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन होता नहीं है, माइलिन शीथ है, जहाँ पे माइलिनेटेड न्यूरॉन वहाँ पे कंडक्शन होगा नहीं, जो एक्सपोज्ड एरिया है एक्सोन का, वहाँ पर कंडक्शन होता है। फिर यहाँ पर क्या करेगा, जो रिस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है उसको वो वापस रिस्टोर करेगा, फिर वापस कंडक्शन होगा, और ऐसे ही ये जो इम्पल्सेस है ये पहुँच जाएगी अपनी टर्मिनल बटन तक। टर्मिनल बटन के बाद में यहाँ पर इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो टर्मिनल बटन्स में जो वसाइकल है उससे जस्ट पहले वाले पार्ट को, जहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है, एक्सोन एक ब्रांचिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, टाइनी ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट होती है, मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, और क्या करेगा, किसी भी तरह की स्टिमुलाई आई है, जिस भी तरह की स्टिमुलाई आई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या करे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को कॉज कर रहा है। उसके बाद में यहाँ से वो केमिकल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब केमिकल्स में क्या रिलीज होगा, यहाँ पर जो ये वसाइकल है उससे रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। अब ये क्या करेगा, ये एक केमिकल्स है, और ये केमिकल्स जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन्स है, उसके जो डेंड्राइट्स हैं वो इसको परसीव करेंगे, इसको परसीव करेंगे, और फिर वो इसके एक्सोन में चले जाएगा। तो यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो एक्सोन में जा रहा है, इस वाले कन्वर्ट पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन कहाँ से परसीव हुई थी,
डेंड्राइट से प्रसी हुई थी, वो वहाँ से सेल बॉडी से होते हुए, सेल बॉडी का काम होता है मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना न्यूरॉन की। उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और उसी प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से जो भी स्टिमुलाई आई है, सॉरी, जो भी स्टिमुलाई आ रही है उसको वो एक डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन टुवर्ड्स दी एक्सोन, वहाँ से कंप्लीटली आयन का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से वो टर्मिनल बटन तक पहुंचेगी। टर्मिनल बटन से पहुंचने के बाद में वहाँ से टर्मिनल बटन के अंदर वेसिकल प्रेजेंट होती है, वहाँ उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और केमिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट है ये वाली, उसके अंदर ड्रेन कर देगा, और नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूरॉन है उसकी जो डेंड्राइट्स है इन केमिकल को परसीव करेंगे एज स्टिमुलाई, उसको परसीव करेंगे, या फिर रेस्पॉन्स बोल सकते हैं, उसको परसीव करेंगे, और अपनी बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन के पास में लेके जाएंगे। अब इसको हम यहाँ पे जैसे एक ग्राफ के अंदर शो करना चाहिए। देन सबसे पहले हमने देखा पोलराइज है, उसके बाद में जो ही आयन का एक्सचेंज हुआ कंडक्शन होगा, कंडक्शन होने के बाद में वहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए कुछ टाइम तक वहाँ पर कुछ भी इवेंट्स नहीं होता है, क्योंकि वो जो अंदर की साइड में इलेक्ट्रॉन गए थे वो अंदर जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग को फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है वो फॉर्म होगी। अब जो मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हुई है तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वापस से डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा, और रीपोलराइजेशन वो हाइपर स्टिमुलेशन होगा, हाइपर रीपोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स फॉर्म हुई है, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हुई है, तो वो वापस आएगी, और वो एक पार्ट के अंदर जिसको अपन यहाँ से जो ज्यादा आ गया है, ये इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हाइपर रीपोलराइजेशन। हाइपर रीपोलराइजेशन, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है फोर्स की वजह से वो इन्वर्ट ज़्यादा कंडक्शन को कोज करेगा, और फिर वो वापस अपनी प्रीवियस स्टेज के अंदर चला जाएगा। वह ये प्रीवियस स्टेज है, ये इसका ये वाली, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट रीपोलराइजेशन। कंप्लीट रीपोलराइजेशन। अब ये वाले जो स्टेज है स्टार्टिंग के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, फिर आयन का एक्सचेंज होगा, और यहां से ये जो स्टेज है यहां तक, इसको अपने बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर वहां अंदर जाने के बाद में जो आयन अंदर गए हैं, किसी वजह से तो अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद में अपना वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, और वहां पर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल कपलिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कपलिंग ये रहा। और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को फॉर्म करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी है वही क्या करेगा, वापस उसके बाद में जो अंदर गए थे आयन, उन्होंने अपना काम किया, काम करने के बाद में वो क्या करेंगे, वापस अपनी प्रीवियस स्टेज के अंदर आएंगे। जैसे हमने देखा था जो पॉजिटिव आयन है वो वापस से सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में चलेगा, और नेगेटिव आयन है वो वापस अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में आ गया। तो वो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है तो वो फोर्सफुली वापस आएगी, जिसकी वजह से हाइपर स्टिमुलेशन होगा, जिसकी को अपन बोलते हैं हाइपर रीपोलराइजेशन, ज्यादा इन्वर्ट होगा, और फिर वो वापस अपनी प्रीवियस पोजिशन में चल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट रीपोलराइजेशन। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर दो स्टेज और होती हैं, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेज आती है सैल्टेटरी फेज, एंड सेकेंड वन आता है रिफ्रैक्टरी फेज। रिफ्रैक्टरी फेज, सैल्टेटरी फेज एंड द रिफ्रैक्टरी फेज। अब रिफ्रैक्टरी फेज का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग फेज। रिफ्रैक्टिव फेज का मतलब होता है रेस्टिंग फेज। अब यहाँ पे रेस्टिंग फेज कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ये वाला
माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, उस वहां पर किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं होता है, क्योंकि माइलिन शीथ के अंदर, माइलिन के अंदर क्या होता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वहां पे कंडक्शन नहीं होता है, या फिर हम बोल सकते हैं आयन का एक्सचेंज है वहां पर नहीं हो रहा है। तो इस वाली फेज को अपन बोलेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्टरी फेज, रिफ्रैक्टरी फेज। सेकेंड वन आता है साल्टेटरी फेज। अब साल्टेटरी फेज क्या होता है, दैट मीन्स स्टार्टिंग के अंदर कंडक्शन हुआ, नोड ऑफ रेनवियर पे कंडक्शन हुआ, उसके बाद में रेस्टिंग हुआ, रेस्ट फेज आई, और उसके बाद में वापस कंडक्शन हुआ। इस वाली फेज को अपन बोलते हैं साल्टेटरी फेज, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ स्टार्ट कहाँ से होगी, वन नोड ऑफ रेनवियर से लेके सेकेंड नोड ऑफ रेनवियर तक जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं साल्टेटरी फेज। अब सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स क्या होगा, जस्ट फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा, आयन का एक्सचेंज होगा, देन उसके बाद में वापस रिफ्रैक्टरी फेज, रेस्टिंग फेज आ जाएगी, और नेक्स्ट ऑफ नोड ऑफ रेनवियर है, वापस वहां पे कंडक्शन होगा। तो इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसको अपने बोलते हैं साल्टेटरी फेज, और यही है अपना कंप्लीटली एक्शन पोटेंशियल जो हम आगे देखते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जैसे 1 सेकेंड, ओके, and impulses initiated by stimulation of the sensory nerve ending or by the passage of and the impulses from the अनदर नर्व्स। अब हमने क्या करें, इम्पल्सेस है, सेंसरी नर्व है, परसीव करेंगे, देन ट्रांसमिट ऑफ इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नाउ सेल मेम्ब्रेन, जो नर्व्स की सेल मेम्ब्रेन है, यानी डायरेक्टली हमने देखा था एक्सोन की सेल मेम्ब्रेन है, जिसको एक्सोलिमा भी हम बोलते हैं, जो एक्सोलिमा है वहां पर आयन का एक्सचेंज होगा, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस या फिर एक्शन पोटेंशियल। इन द रेस्टिंग स्टेज, अब रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज। हमने पहले भी देखा, रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो नर्व सेल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज है, दैट मीन्स पॉजिटिव आयन है वो बाहर की साइड में है, और नेगेटिव आयन है वो अंदर की साइड में है, वहां पर कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इवन टेंडेंसी रख रहे हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, लेकिन जब तक किसी भी तरह की स्टिमुलाई नहीं पहुंचेगी, अगर स्टिमुलाई पहुंचेगी तब वहां पे सोडियम पोटेशियम चैनल है वो ओपन होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग की फेज उसको अपन बोलते हैं पोलराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब रीजन क्या होता है, बाहर की साइड में पॉजिटिव आयन है, अंदर की साइड में नेगेटिव आयन है, तो दोनों आयन डिफरेंट है। देयर इज अ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसको इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों के अंदर ही, बाहर की साइड में पॉजिटिव आयन है, अंदर की साइड में नेगेटिव आयन है, वहां पर कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, इस स्टेज को अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एट द रेस्ट चार्ज ऑन आउटसाइड इज पॉजिटिव एंड इनसाइड इन दी नेगेटिव। हमने देखा है कि रेस्टिंग फेज के अंदर पॉजिटिव है बाहर की साइड में, नेगेटिव है अंदर की साइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर आयन के अंदर सबसे ज्यादा होता है सोडियम, और इंट्रा सेलुलर के अंदर सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम आयन। देन हम देखते हैं इन दी रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज के अंदर कंटिन्यूसली टेंडेंसी फॉर द आयन डिफ्यूजन अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो क्या होता है इसके अंदर, दोनों के दोनों साइड में अपोजिट आयन्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली टेंडेंसी रखते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। देन पोटेशियम है वो बाहर की, पोटेशियम आउटवर्ड्स फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस एंड सोडियम इनफ्लक्स फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम आता है, वो तो इनफ्लक्स हो जाएगा, और वहीं पर जो पॉजिटिव आयन होता है, सॉरी जो पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर होता है, वहां से वो आउटफ्लक्स हो जाएगा। किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड परमिबिलिटी। अब यहाँ पे परमिबिलिटी क्या होता है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी, मतलब कुछ आयन को वो परमिट कर रही है अंदर और बाहर आने के लिए, लेकिन वो किसके थ्रू होगी, एक चैनल के थ्रू होगी, और उस चैनल को अपन बोलते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल। किसके थ्रू हो रहा है, सोडियम पोटेशियम चैनल, सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू। देन डीपोलराइजेशन क्रिएट ए नर्व इम्पल्सेस और एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो ही परमिशन मिलेगी अब आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं डीपोलराइजेशन। दैट मीन्स वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंडक्शन। कंडक्शन।
Then depolarization is very rapid conduction of the nerve impulses along the entire length of the neuron is a few millisecond. Depolarization बहुत ही कम टाइम का होता है, few milliseconds का होता है, क्योंकि रीजन क्या होता है, नोड ऑफ रनवेयर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, वहां पर जो एक्सपोज एरिया होता है जहां पे कंडक्शन हो रहा है. इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टिमुलेशन वन डायरेक्शन. अब ये वन डायरेक्शन के अंदर जाएगा. दैट मीन्स पहले डेंड्राइट्स में था, डेंड्राइट से कहाँ पे गया, एक्सोन में गया, और एक्सोन से टर्मिनल बटन की तरफ जाएगा वन डायरेक्शन के अंदर. आफ्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द एंट्री ऑफ द सोडियम पोटेशियम फ्लड आउट ऑफ द रिटर्न टू न्यूरॉन टू रिटर्न द मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू इट्स रेस्टिंग स्टेट. अब क्या होगा, एंट्री ऑफ द सोडियम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाएगा. उसी टाइम पे जो पोटेशियम है उसके बाद में, उसके जस्ट बाद में, सोडियम के आने के बाद में पोटेशियम है वो बाहर की साइड में चल जाएगा, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियलिटी है उसको वो मेंटेन कर सके. नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर रिफ्रैक्टरी फेज. हमने देखा था दो फेज होते हैं, साल्टेटरी फेज एंड दी रिफ्रैक्टरी फेज. रिफ्रैक्टरी फेज वो फेज जहाँ पे रेस्टिंग पीरियड होता है, और साल्टेटरी फेज वो फेज जहाँ पे सबसे पहले कंडक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा एंड अगेन कंडक्शन होगा. इस कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अपन बोलते हैं साल्टेटरी फेज. जो हमने पहले देखा था सेम वही क्या वही है इसके अंदर. और जहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा है वो किसकी वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्वाल सेल प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है यहाँ पर माइलिन. एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है माइलिन, उसकी प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रहा है. ये सारा का सारा हमने पहले देखा वही कंटेंट है. नेक्स्ट आता है न्यूरोट्रांसमीटर. अब हमने देखा यहाँ पर कि जो टर्मिनल बटन्स है, ये जो टर्मिनल बटन्स है इसके अंदर वसाइकल प्रेजेंट होती है, और इन वसाइकल के अंदर ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको अपन बोलते हैं केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल रेस्पॉन्सर. तो ये क्या करेंगे, इसको अपन बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर. ये अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन. अब ये रिलेटेड, अब अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये सारे के सारे रिलीज होते हैं. किसी भी तरह की जो स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग ही वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. जैसे किसी भी कंडीशन में फाइट और फ्लाइट कंडीशन आ गई, और फ्लाइट, ये किस कंडीशन में आती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में. किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में देर उस टाइम पर भी एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा. अगर ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू दी ब्लड प्रेशर के अंदर वेरिएशन आ रहा है तो यहाँ पे डोपामिन रिलीज होगा. यानी ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो डोपामिन है, रिसेप्टर रिलीज होंगे, और डोपामिन रिसेप्टर का काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना. नेक्स्ट वन आता है हिस्टामिन. ये हिस्टामिन किससे रिलेटेड है, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड. इन्फ्लामेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन में. एलर्जिक रिएक्शन, अपनी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन रिलीज होता है. सेम आता है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन कंडीशंस में डिप्रेशन से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड रिलीज होगा अपनी बॉडी में किसी भी तरह का. जो डिप्रेशन, दो टाइप का डिप्रेशन है यहाँ पर, मेंटली डिप्रेशन एंड द फिजिकल डिप्रेशन. तो यहाँ पर डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से सीरोटोनिन रिलीज होगा. गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड्स, ये गाबा है. एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी भी तरह की एंजाइटी हो रही है तो गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड है वो रिलीज होगा. और एसिटाइल कोलिन है स्पेसिफिकली, ये क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वहां पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करेगा, जो फंक्शन करती हैं एज द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन. दो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस में. कहाँ कहाँ पर, स्किन, skeletal muscles, and the sweat gland. स्वेट ग्लैंड, ये यहाँ पर तीनों ही तरह यहाँ पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है. किसकी वजह से होगा, यहाँ पर एसिटाइल कोलाइन. अभी इन्हीं अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो कैसे कैसे यहाँ पर लेके जाते हैं, इसको हम देखेंगे एक टेबल फॉर्म के अंदर. जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं एंड इट्स रिस्पॉन्स, तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ द नर्व्स देखेंगे.
किस तरह की टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं। देन न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइनेप्सिस इन दी गैंग्लियास, जो गैंग्लियास है और साइनेप्सिस है वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन से प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद में वो जो न्यूरोट्रांसमीटर एट इफेक्टर ऑर्गन पे कौन कौन से जा रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूरॉन के अंदर, नर्व्स के अंदर हम देखें सोमेटिक और सोमेटिक मोटर नर्व। सोमेटिक मोटर नर्व, जो ऑटोनोमिक मोटर एंड सोमेटिक मोटर हमने देखा था, मोटर नर्व दो टाइप के होते हैं, सोमेटिक एंड दी ऑटोनोमिक। तो सोमेटिक दैट मीन्स स्केलेटल मसल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये क्या है, डेंड्राइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सोन में जाएगी, एक्सोन के बाद में टर्मिनल बटन्स पे, जो हमने पहले न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में देखा सेम वही है। टर्मिनल बटन में जाने के बाद में यहाँ क्या रिलीज होता है, कर रहा है यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उन सब के अंदर सबसे पहले एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होता है स्टार्टिंग के अंदर, और जो सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अलग होगा, लेकिन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा एसिटाइलकोलाइन ही रहता है। तो एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा। अब एसिटाइलकोलाइन है ये जाके किस पे एक्ट करेगा, स्केलेटल मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उसको वो बढ़ा देगा, मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा देगा। स्केलेटल मसल से डायरेक्टली एक्ट कर रहा है वहाँ कहाँ पे जाके, जो एसिटाइलकोलाइन है वो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है स्केलेटल मसल्स पे, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड वन आता है ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स के अंदर देखेंगे। अब ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स हमने पहले भी देखा था, सिंपैथेटिक एंड दी पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स होता है। तो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर भी अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, अब यहाँ पर क्या होता है, दो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, डबल न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, डबल दो ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो जो फर्स्ट गैंग्लियन है वहां से रिलीज क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। हमने पहले भी देखा था, फर्स्ट न्यूरॉन आता है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के अंदर हमेशा एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, क्योंकि जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा था प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो वहां पर क्या होता है, जैसे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, अब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ने यहाँ पे क्या रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन रिलीज किया। अब यही प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में जाएगा, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अब एसिटाइलकोलाइन की वजह से क्या रिलीज कर रही है, नोर एड्रेनालिन, क्योंकि इसका रिसेप्टर क्या था, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर था। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की वजह से यहाँ पे नोर एड्रेनालिन रिलीज होता है, और नोर एड्रेनालिन कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, कार्डियक मसल्स पे, स्मूथ मसल्स पे एंड दी ग्लैंड्स पे, जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स पे हार्ट रेट बढ़ा देगा, उसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा देगा। स्मूथ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको वो डायलेट कर देगा, इसके साथ साथ में ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ग्लैंडुलर सीक्रेशन है उसको वो इनहिबिट कर देगा। सेकेंड जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में आता है कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स, यानी यहाँ पे रिसेप्टर क्या होगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर होगा। अब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर सेम कंडीशन के अंदर, ये क्या है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में वापस क्या रिलीज हुआ, एसिटाइलकोलाइन। ध्यान रखो हमेशा फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होता है। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एसिटाइलकोलाइन रिलीज हुआ। अब इसका किस रिसेप्टर कौन सा था, कोलिनर्जिक रिसेप्टर था, जिसकी वजह से अब सेकंड यहाँ पे क्या रिलीज, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से। ये है यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो पेरिफेरल नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वहाँ पे भी एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज होगा। अब इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर और इफेक्टर ऑर्गन में कौन कौन सी, सबसे पहले स्वेट ग्लैंड होगी जिसकी वजह से जो स्वेटिंग ज़्यादा होगी। सेकेंडरी आता है ब्लड वेसल्स है, स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स उसको वो डायलेट कर देगा, और जो स्किन के अंदर हेयर इरेक्टाइल हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं गूज फ्लैसेस, गूज वर्म या फिर गूज फ्लैसेस। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के एड्रेनर्जिक एंड द कोलिनर्जिक रिसेप्टर देख लिया। देन सेकंड नेक्स्ट वन आता है जिसको अपन बोलते हैं स्प्लैंचनिक रिसेप्टर। अब स्प्लैंचनिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्प्लैंचनिक रिसेप्टर सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, और ये क्या रिलीज करेगा, एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज करेगा। लेकिन अब यहाँ पे स्प्लैंचनिक अगर यहाँ पे रिसेप्टर है तो जो एसिटाइलकोलाइन है कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एड्रिनल मेडुला पे, यानी एड्रिनल ग्लैंड है उसकी मेडुला पार्ट पे एक्ट करेगा, और वहां से ये एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन सीक्रेट करेगा और डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन कर देगा। स्प्लैंचिक के अंदर एक न्यूरॉन ही रहेगा जिसमें सबसे पहले एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा, और वो एसिटाइलकोलाइन डायरेक्टली एक्ट किस पे करेगा,
एड्रिनल मेडुला पे एक्ट करेगा और एड्रिनल मेडुला वहाँ से डायरेक्टली एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन रिलीज करेगी जो ब्लड वेसल्स जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर ड्रेन कर देगी। अब सेकंड वन आता है ऑटोनोमिक में आता है पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन। अब जो पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन है इसके अंदर भी जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो क्या रिलीज कर रहा है, एसिटाइलकोलाइन। पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन में सेम कंडीशंस में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन ही रिलीज कर रहा है और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स है उसको वो डायलेट कर देगा, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी है उसको वो डिक्रीज कर देगा, ग्लैंड्स के अंदर जितने भी सीक्रेशंस हो रहे हैं उनके सीक्रेशन को ये बढ़ा देगा। क्या, एसिटाइलकोलाइन। रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पे, पैरासिम्पेथेटिक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन आता है सोमेटिक नर्व्स। अब सोमेटिक नर्व्स कैरी इंपल्सेस डायरेक्टली टू द साइनेप्सिस एट द स्केलेटल मसल्स एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस टू कॉन्ट्रैक्ट दी स्केलेटल मसल्स। जो सोमेटिक नर्व्स होती हैं ये क्या होता है, इंपल्सेस डायरेक्ट टू दी साइनेप्सिस टू दी स्केलेटल मसल्स, साइनेप्सिस से स्केलेटल मसल्स में जाएंगी और वहाँ पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता है वहाँ पर जाके स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जॉइंट होता है, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं जहाँ पे मसल फाइबर भी प्रेजेंट रहेंगे और उसके साथ साथ में न्यूरॉन भी है वहाँ पर आएगा और न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो डायरेक्टली उसके वहाँ पर आएगा और उसका काम क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा देगा और वो आता है, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आता है एसिटाइलकोलाइन है वही आएगा। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर द इफेक्टर नर्व इंपल्सेस ट्रेवल अलोंग टू द टू न्यूरॉन्स प्री गैंग्लियोनिक एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक। हमने देखा प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री एंड दी पोस्ट, वो होते हुए उसके बाद में ये इफेक्टर ऑर्गन तक जाएंगे। तो ये है अपने न्यूरोट्रांसमीटर, ये है अपने न्यूरोट्रांसमीटर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं न्यूरलजिया। न्यूरलजिया क्या होता है, ब्रेन स्पेसिफिकली हमने पहले भी देखा है कि जो न्यूरॉन है वही उसकी फंक्शनल एंड जो स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्व सिस्टम की, लेकिन इसके साथ साथ में ही कुछ सपोर्टिव सेल्स है, एसोसिएटेड सेल्स हैं, वो भी ब्रेन के अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसको अपने बोलते हैं यहाँ पर ग्लियल सेल्स या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स, जो नंबर में 4 होती हैं। जो फर्स्ट वन आती है एस्ट्रोसाइट्स है जो स्टार शेप्ड होती है, स्टार शेप्ड होती है और इसका मेन काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। सेकेंड वन आती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है, वो स्वान सेल का फॉर्म करती हैं, स्वान सेल का फॉर्म कर रही है और यही स्वान सेल क्या फॉर्म कर रही है, माइलिन को, माइलिन शीथ को फॉर्म कर रही है, माइलिन शीथ को फॉर्म कर रही है। थर्ड वन सेल आती है एपिंडाइमल सेल्स है, जो अपनी ब्रेन के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं उनकी लाइनिंग को फॉर्म करने वाली सेल्स है, एपिंडाइमल सेल्स होती है और ये क्या करती है, सीएसएफ का सिक्रेशन। एपिंडाइमल सेल्स है तो ये क्या एपिथेलियल लाइनिंग से होती है और एपिथेलियल लाइनिंग एपिथेलियल सेल्स का ही काम होता है सिक्रेशन। एंड फोर्थ वन आती है मैक्रोग्लिया, जो मैक्रोफेगस से फॉर्म होती है, मैक्रोफेगस से फॉर्म्ड है। देन हम फर्स्ट वन देखते हैं एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट आर फॉर्मिंग द मेन सपोर्टिव टिश्यू ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम की सबसे मेन सपोर्टिव टिश्यू है वो है एस्ट्रोसाइट्स। देन आते दे आर अ स्टार शेप्ड विद अ फाइन ब्रांचिंग, स्टार शेप्ड विद अ फाइन ब्रांचिंग, जैसे यहाँ पे फाइन ये वाली जो ब्रांचिंग है उसको अपन बोलते हैं फाइन ब्रांचिंग। एंड लाई इन द म्यूकोसेक्युलर म्यूकोसेक्राइड्स ग्राउंड सब्सटेंस, जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स ग्राउंड सब्सटेंस है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये मिडल पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो पेरिफेरल पार्ट होता है जहाँ पे हाईली वस्कुलर एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होती है ये एस्ट्रोसाइट्स, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करना, यानी जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो ब्रेन तक पहुँचने में नहीं पहुँचने जाता उसको प्रिवेंट करके रख रहा है। देन आता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द स्मॉल स्वेलिंग कॉल्ड द फूड प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर जो फूड प्रोसेस है, जैसे ये स्टार शेप्ड है, अब स्टार शेप्ड के अंदर यहाँ पर ये जो स्मॉल प्रोसेस है, स्मॉल प्रोसेस के आगे के साइड में यहाँ पर एक स्वेलिंग
ऐसे फूली हुई उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं फूड प्रोसेस। The astrocytes are found in large number adjacent to the blood vessels with their food process। अब यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है, लार्ज नंबर ऑफ द एडजेसेंट ब्लड वेसल्स, जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है इन कैपिलरीज के अंदर। The blood is separated from the neurons by the capillary wall and layer of the astrocytes food process। अब यहाँ से कि ये जैसे कैपिलरी है तो कैपिलरी में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होगा जिसकी वजह से जो ब्लड के अंदर कंटेंट है वो कहाँ पे जाएंगे, सेल्स के पास में जाएंगे, नर्व सेल्स के पास में जाएंगे। अब उस ब्लड के अंदर कुछ टॉक्सिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं कि, और अपनी सबसे बड़ी बात क्या है, जो न्यूरॉन्स होते हैं या नर्व सेल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखती हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की। इसके अलावा सबसे जल्दी इफेक्ट भी जो टॉक्सिक कंपोनेंट है वो सबसे जल्दी इफेक्ट भी नर्व सेल्स को करता है, और अगर नर्व सेल एक बार डैमेज हो गई है तो हम उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशंस में नर्व सेल को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है, जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उसको वहीं पे एक बैरियर फॉर्म करेगी जो सेल्स के पास में डिफ्यूज नहीं होने देगी। देन आता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म कर रही है, और ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए सेलेक्टिव बैरियर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। एक सेलेक्टिव बैरियर है जो क्या करेगा, ब्रेन को यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उससे बचाएगा, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट वन आती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट्स। जो हमने एस्ट्रोसाइट पढ़ा था उससे छोटी होती हैं, एंड दे आर फाउंड इन द क्लस्टर अराउंड द नर्व सेल बॉडीज इन ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर होता है, जिसको ग्रे मैटर है उसको अपन बोलते हैं सेल न्यूक्लियाई, वहाँ पर ये क्लस्टर फॉर्म में यानी एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होती है। द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म एंड मेंटेन द माइलिन शीथ। अब इसका मेन काम क्या होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, स्वान सेल को फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से माइलिन शीथ फॉर्म हो रही है, और माइलिन शीथ को मेंटेन करने का काम भी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। देन आता है एपिंडाइमल सेल। जैसे हमने ये देख लिया ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, इसने क्या किया, स्वान सेल को फॉर्म कर दिया, और स्वान सेल ने यहाँ पे क्या किया, माइलिन शीथ है इसको फॉर्म कर दिया। ये जो माइलिन शीथ है यानी नंबर ऑफ द सीरीज ऑफ द स्वान सेल है, ये आपस में फॉर्म होके क्या कर रहे हैं, माइलिन शीथ को फॉर्म कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन आती है एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल्स क्या, एक सीक्रेटरी सेल्स होती हैं जिसको अपन बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स है, और वो या कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो ब्रेन की लाइनिंग होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फोर्थ वेंट्रिकल है ब्रेन के अंदर, 4 वेंट्रिकल है, उन चारों वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके फॉर्म कर रहा है यहाँ पर CSF को फॉर्मेशन कर रहा है, CSF को सीक्रेट कर रहा है। जो माइक्रोग्लियर सेल्स है इनका काम क्या होता है, लास्ट वन आती है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया आर ए प्राइमरी इनेट इम्यून सेल्स ऑफ द ब्रेन। सबसे पहली सेल्स इनेट इम्यून सेल्स होती है जो अपनी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉर्म करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोग्लियल सेल्स है आर ड्राइड फ्रॉम द मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेगस। मोनोसाइट एंड मैक्रोफेगस से होती है, और वो माइग्रेट होके सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर चले जाते हैं बिफोर दी बर्थ। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग दी फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के अंदर ये जो मोनोसाइट्स मैक्रोफेगस है वो अंदर जाके माइक्रोग्लियल को फॉर्म कर रही हैं। दे आर फाउंड इन मेनली इन द एरिया ऑफ दी ब्लड वेसल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, पेरिफेरल एरिया, मतलब जहाँ से ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वहीं पे। दे एनलार्ज एंड बिकम द फैगोसाइटिक। अब ये क्या करेंगे, बड़ी होंगी और उसके बाद में फैगोसाइटिक प्रोसेस को कम करेंगी, और फैगोसाइटिक प्रोसेस का काम क्या होता है, बॉडी को डिफेंस करना, जिसकी वजह से जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर जो भी वहाँ पे वेस्ट कंटेंट है उसको वहाँ से हटा देना। रिमूविंग दी माइक्रोब्स एंड दी डैमेज टिश्यू, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन की वजह से उस इन्फ्लामेटरी साइट पे या फिर इंजर्ड साइट पे जो डैमेज टिश्यू या फिर वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं उसको उस एरिया से हटा देने का काम होता है माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये 4 सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सपोर्टिव सेल और दी ग्लियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर फ्रेम करो, जिसमें आता है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, एंड एक्सप्लेन अ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, और उसके बाद में ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। और ये भी कितने नंबर का है, 10 मार्क्स का है।
तो हम देखते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों ही फ्रेम होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो होती है वो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो अलग अलग वर्टिबल कॉलम के अंदर होती है, और वहाँ से सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड दो मिक्स नर्व होते हैं वो अंदर की साइड में एंट्री और एग्जिट कंटिन्यूसली करती हैं। ब्रेन जैसे ब्रेन से आएंगी वो रिस्पॉन्ड लेके जाती हैं इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आती हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। तो ये सारी की सारी किसके थ्रू जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन में जाने के बाद में उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है जो मेनिंजिस वो कवर करेगी, और उसके साथ साथ में उसमें जो वर्टिबल कॉलम होते हैं, वर्टिबल कॉलम के अंदर वहाँ पे जो वर्टिबल कॉलम होती है जहाँ उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे उसकी प्लेक्सिस फॉर्म होती है। हम देखते हैं ब्रेन। द ब्रेन इज द ऑर्गन दैट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उन सबको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम होता है ब्रेन का। इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम। अब जो क्रेनियम कैविटी होती है, क्रेनियम यानी जो बोन्स होती हैं, जो अपनी स्कल बोन होती हैं, उससे ये अंदर की साइड में प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि ब्रेन एक वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट टिश्यू होता है जो अंदर की साइड में जो स्कल है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और बाहर की साइड में जो स्कल बोन है उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और जो स्कल बोन एक कैविटी को फॉर्म कर रही है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। तो ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? इन द क्रेनियल कैविटी। इट इज द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्व सिस्टम एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब ये ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है, एंड कोऑर्डिनेट द मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। बॉडी की एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। देन उसके बाद में इट इज कंटिन्यूअस एज द स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है, स्टार्टिंग में ब्रेन हो गया यहाँ पर, और ब्रेन आगे जाके कंटिन्यू किसको कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को कर रहा है। और स्पाइनल कॉर्ड है ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो आगे जाके वर्टिबल कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे वर्टिबल कॉलम है हमने पहले भी देखा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड दी सैक्रल एंड कोक्स। देन हम देखते हैं लोकेशन एंड दी लोकेशन में हम देखेंगे बिलो द क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर की साइड में इन दी स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका वेट कितना होता है? मेल के अंदर वेट रहेगा 1400 से 1450 ग्राम, फीमेल के अंदर वेट रहता है 1300 टू 1350 ग्राम, एंड दी चाइल्ड का वेट होता है 300 टू 400 ग्राम। अब इसकी शेप कैसी होती है? वॉलनट शेप, यानी अपना जो अखरोट होता है उसकी शेप का होता है ब्रेन। देन हम देखते हैं अब किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तब हमें स्टार्टिंग के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम देखते हैं कि उनकी कवरिंग लेयर कौन कौन सी होती हैं, उनको लेयर कौन सी होती हैं जो उसको कंटिन्यूसली कवरिंग करके रखती हैं। तो जिसको अपन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यू कवर करके रखती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजेस, जो नंबर में 3 होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड दी पायोमेटर, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। जो ड्यूरामेटर है वो एक टफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है जो अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड एरेक्नोइड मैटर है वो ड्यूरामेटर, एंड जो इनर मोस्ट लेयर है पायोमेटर, इन दोनों के बीच की लेयर है मिडिल वन लेयर, एंड थर्ड वन आती है पायोमेटर। पायोमेटर जो सबसे अंदर की स्ट्रक्चर होता है, वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ में कनेक्ट रहती है। फिर हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं? अब ब्रेन को हमने यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के अंदर दिया, जैसे सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट क्या रहेगा? सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। और ये जो सेरिब्रम है वो भी आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, कॉर्टेक्स एंड दी मेडुला। कॉर्टेक्स एंड दी मेडुला। उसके बाद में से फर्स्ट वन पार्ट आता है, लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम पार्ट है जो 70% कवर करके रखता है। सेकेंड वन पार्ट आता है डायेनसेफेलन। डायेनसेफेलन है उसके अंदर आता है थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस। इन दोनों ही पार्ट को हम फोर ब्रेन करते हैं। दैट मीन्स जो ये आगे वाला पोर्शन है, ये वाला आगे वाला पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं फोर ब्रेन। देन मिड ब्रेन, जो मिडल पार्ट है एकदम, उसको बोलेंगे मिड ब्रेन। एंड जो पीछे का जो हिडन पार्ट है उसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो जो ये सेरिब्रम एंड डायेनसेफेलन, ये किसका पार्ट रहेगा? यहाँ पर फोर ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है अपना दी ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम क्या एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ पर मिड ब्रेन आ गई, देन पोन्स आ गया एंड दी मेडुला ऑब्लोंगेट आ गया।
ये एक स्टेम के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये मेडुला ऑब्लोगेटा आगे जाके कंटिन्यू कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड दी मेडुला ओब्लोगेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं दी ब्रेन स्टेम, मतलब एक स्टेम के अंदर ही ये कंटिन्यू रहता है और इसी सीक्वेंस में रहेगा। फर्स्ट वन आता था मिड ब्रेन, सेकेंड वन आता है पॉन्स एंड थर्ड वन आता है मेडुला ओब्लोगेटा। जो मिड ब्रेन और पॉन्स है ये यहाँ पर आता है जो मिड ब्रेन, अब नाम से इंडिकेट है, मिड ब्रेन के अंदर आता है, मिडल पार्ट है, और जो मेडुला ओब्लोगेट आता है वो आता है हिंड ब्रेन के अंदर। एंड उसके बाद में फोर्थ वन पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम आता है जिसको अपने पहले भी बोला था है लिटिल ब्रेन हम उसको बोलते हैं, और वो किसका पार्ट आता है, हिंड ब्रेन के अंदर। हिंड ब्रेन के अंदर आता है सेरिबेलम। तो ये है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब इसके अंदर हमने देखा जैसे ये वाला पार्ट है, बाहर की साइड वाला पार्ट है, ये क्या है, सारा का सारा सेरिब्रम है जो ब्रेन का 70% कवर कर रहा है। उसके बाद में ये वाला जहाँ पे थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है वो आता है डायनसेफेलन के अंदर। फिर आता है दी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर यहाँ पर पहले मिड ब्रेन प्रेजेंट है, देन पॉन्स प्रेजेंट है, और उसके बाद में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लोगेटा। ये तीनों के दोनों आगे मिड ब्रेन के अंदर। एंड लास्ट के अंदर आता है सेरिबेलम। जो सेरिबेलम यहाँ पे जो पॉन्स है उसके जस्ट सामने की साइड में यहाँ से एक अलग निकला हुआ पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरिब्रम। अब हम इसको इसी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑक्यूपाई इन द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल कैविटी। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर आगे का पोर्शन एंड द मिडल क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके अंदर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड द सेरिब्रल मेडुला। अब हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली लाइट फ्लैक्चुएट कर रही है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।